अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना अलमास। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और उनसे उन बीमारियों के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह लाहक होती हैं, इनकी क्या क्या अलामात होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसी हवाले से इसी तरह हम बात करेंगे पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के बारे में। तो इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। चलिए इन्हीं के ज़ुबानी इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले तो। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। मैं FCPS यूरोलॉजी हूँ और एज ए सीनियर रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ इस वक्त साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आए, और वेलकम करूँगी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में UTI से कैसे बचा जा सकता है। बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया आपने। रमज़ानुल मुबारक में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें गुर्दे, यूरेटर्स, मसाना और पेशाब की नाली की इन्फेक्शन आ जाती हैं, ये काफ़ी बढ़ जाती है और बहुत सारे मरीज़ हमें OPD के अंदर देखने में मिलते हैं इसके। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि UTI होता क्या है। जी। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास गुर्दे, यूरेटर, मसाना और पेशाब की नाली आ जाती है। सही। और इसकी अलामात जो होती हैं उनके अंदर ये है कि मरीज़ आपके पास जब आता है या कभी आप खुद महसूस करें कि पेशाब जल जल के आना शुरू होता है, पेशाब बार बार आना शुरू हो जाता है, पेशाब में खून आने लग जाता है, पेट के निचले हिस्से में पीछे कमर में दर्द महसूस होने लगती है और साथ तेज़ बुखार भी हो सकता है। ज़्यादा तौर पे ख़वातीन, बुज़ुर्ग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट हैं जिनमें पथरियों का मसला है और जो मरीज़ बेड रिडन हैं जिनमें पेशाब की नालियाँ लगी हुई हैं, वो मरीज़ ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर UTI डेवलप करने के। उन मरीज़ों में पेशाब की इन्फेक्शन डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन रमज़ान के अंदर इस चीज़ को फील करती हैं, इन सिम्टम्स को, लेकिन टाइमली डॉक्टर के पास ना पहुंचने की वजह से या इन अलामात को अपने घर में किसी के साथ ना शेयर करने की वजह से वो जब फिर हॉस्पिटल आती हैं तो वो काफ़ी एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा इस वजह से होते हैं कि प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं डिहाइड्रेशन के। प्रोलॉन्ग पीरियड होता है डिहाइड्रेशन का, पानी का कम इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जौन सा है उसको मसाने में ग्रो करने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब की प्रोडक्शन कम होती है। बैक्टीरिया जौन सा है वो मसाने के अंदर रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है और जब वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगा और टाइमली पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकलेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। फिर अगर आप पेशाब को ज़्यादा देर होल्ड कर रहे हैं, टाइम पे जाके मसाना अपना खाली नहीं कर रहे, तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सफाई का अच्छा ख्याल नहीं रखा जा रहा, कोई मरीज़ ऐसा है बेड रिडन है जो खुद अपनी सफाई का ख्याल नहीं रख सकता, उसके अंदर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट जौन सा है वो फीमेल है। तो रमज़ान के अंदर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ज़्यादा मरीज़ देखने में मिलते हैं। तो आपके ख्याल में मंथली या फिर ये ईयरली कितने फ़ीसद लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं? देखें, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन ये वेरी करता है, ये कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो लोग ज़्यादा मुब्तला होते हैं उनका ख़वातीन का पलड़ा इसमें भारी है। ख़वातीन जौन सी हैं वो ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? उसकी वजह ये है कि ख़वातीन के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि ख़वातीन की जो पेशाब की नाली है वो छोटी है, बैक्टीरिया जौन सा है वो जल्दी मसाने में जाके इन्फेक्शन डेवलप कर सकता होता है।
صحیح. جس کی وجہ سے خواتین اس کی زیادہ پرون ہوتی ہیں انفیکشن ڈیولپ کرنے میں. میل میں کیونکہ پیشاب کی نالی لمبی ہوتی ہے تو اس کے اندر چانسز اس طرف سے اس روٹ کی طرف سے انفیکشن ڈیولپ کرنے کے بڑے کم ہوتے ہیں. صحیح. باقی جو لوگ ڈائبیٹک ہیں, جی جو لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہیں, جی وہ لوگ مزید چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر انفیکشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. کیونکہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی امیونو کمپرومائزڈ ہوتا ہے, اور ایک دفعہ اگر انفیکشن ڈیولپ ہو جائے تو پھر نہ شوگر کنٹرول ہو پاتی ہے اور نہ انفیکشن کنٹرول ہو پاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے فیکٹرز کو دیکھنا کہ کس وجہ سے یہ ہو رہی ہے اور ان فیکٹرز کو ٹریٹ کرنا تاکہ بار بار نہ ہو. اچھا, ایک پیشنٹ ہے, اس کو ڈائبٹیز بھی ہے اور اس کو یہ انفیکشن بھی ہو گیا ہے. ایٹ اے ٹائم وہ سیم ٹائم پر دونوں بیماریوں کا علاج کروا سکتا ہے؟ دونوں بیماریوں کا علاج اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انفیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں ہونے دیتا. آپ کے ڈائبٹیز کا کنٹرول پور ہوتا جاتا ہے. صحیح. اور جب آپ کی ڈائبٹیز کا کنٹرول پور ہوتا جائے گا تو آپ کا انفیکشن اور ورس ہوتا جائے گا. تو یہ ایک ویشیس سائیکل چل پڑتا ہے. تو اس ویشیس سائیکل کو توڑنے کے لیے آپ کو ڈائبٹیز کو اچھا کنٹرول کرنا پڑے گا, تب ہی آپ کی انفیکشن جو سی ہے وہ سبسائڈ ہو پائے گی. تو ڈاکٹر صاحب, اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں کہ مطلب ایک انسان ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے, اس انفیکشن میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کو کچھ لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہ انفیکشن ہو گیا ہے, تو کیسے پتہ چلے کہ انفیکشن ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا کس سٹیج پر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. انفیکشن کی جو علامات ہیں وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, اس کے اندر آپ کو پیشاب بار بار آنا, پیشاب میں جلن محسوس کرنا, پیشاب میں بدبو محسوس کرنا, پیٹ کے نچلے حصے میں کمر کے پچھلے حصے میں درد محسوس کرنا, بخار کا ہونا اور کپکپاہٹ کے ساتھ ہونا, پیشاب میں خون آنا. یہ ساری علامات جون سی ہیں یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی علامات ہیں. اور جیسے ہی آپ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو دیکھیں کہ یہ سمٹمز آپ میں آ رہے ہیں تو جلد از جلد اپنے معالج سے رجوع کریں. اچھا, کچھ لوگوں کو اس طرح پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ آنا یا پھر یلو کلر کا آنا یا کم آنا, تو لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ پانی کم پیتے ہیں, واٹر ٹیکنگ کم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے مثانے میں گرمی ہو گئی ہے, تو یہ وہ ریزن ہے. تو کیا یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر یہ انفیکشن کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جیسے پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ واٹر انٹیک کم ہے, آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے, جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو ٹائم مل رہا ہے مثانے کے اندر گرو کرنے کا. تو اگر ایک انسان پانی کم پی رہا ہے, پیشاب کا جو اصل رنگ ہے وہ ایمبر یلو, لائٹ یلو کے قریب ہے, تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پیشاب زیادہ گاڑھا پیلا آ رہا ہے تو ایک تو اس کو اپنا واٹر انٹیک اچھا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کوئی ایسی دوائی تو نہیں لے رہا, کوئی ایسی خوراک تو نہیں لے رہا کہ جس کی وجہ سے پیشاب کا یہ رنگ آ رہا ہے. اگر وہ سارے فیکٹرز نہیں ہیں تو اپنا واٹر انٹیک اچھا کرے. اگر واٹر انٹیک بہتر کرنے سے پیشاب میں جلن یا باقی جو اس کے سمٹمز ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے تو جلد اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے. اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انفیکشن جون سا ہے پھر گردوں پہ بھی برا اثر ڈالتا ہے. گردوں پر یہ کیسے افیکٹو ہوتا ہے؟ گردوں کے اوپر یہ اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ جب آپ کے مثانے کے اندر بیکٹیریا گرو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثانہ اور گردہ آپس میں ملائے ہوئے یوریٹرز کے ذریعے, تو ان کے ذریعے جون سا ہے بیکٹیریا وہ ٹریول کر کے گردوں تک بھی جاتا ہے اور جون سا ہے وہاں پہ بھی انفیکشن کرتا ہے, اور گردوں کا انفیکشن ٹریٹ کرنا پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو ارلی سٹیج میں پکڑ لینا, ارلی سٹیج پہ ٹریٹ کر لینا وہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ انفیکشن کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس انسان کے لیے جس کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ وہ اس انفیکشن میں مبتلا ہو گیا ہے؟ جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے یہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے؟ جی بالکل, یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ اگر اس کو ارلی ٹریٹ نہ کیا جائے اور یہ بڑھتا جائے تو پھر یہ یوروسیپسس میں چینج ہو جاتا ہے, اور یوروسیپسس جون سا ہے پھر اس کو ٹریٹ کرنا اور اس کا آؤٹ کم یہ دونوں ہی بہت ڈیفیکلٹ ہے. اس کو ٹریٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے اور اس کا آؤٹ کم جون سا ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے. تو اس کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر کے ارلی ٹریٹ کرنا ضروری ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से वो जरासीम होते हैं जो यूटीआई का बाइस बनते हैं? बहुत सारे जरासीम हैं जो यूटीआई कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर मरीज़ों में जो जरासीम देखने में आते हैं वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, जिनके अंदर ज़्यादा ई कोलाई जो जरासीम है वो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स के अंदर देखने आता है। ओके, तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। जितना नाज़रीन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से वापस आकर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शख्स है उसको पता ही नहीं है कि वो इसमें मुब्तला हो गया है, तो यूटीआई में मुब्तला हो गया है और उसकी स्टेजेस गुजर रही हैं, उसको किस टाइम पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, इस चीज़ के चांसेस काफ़ी कम हैं कि कोई मरीज़ इसमें मुब्तला हो और उसको पता ना चल रहा हो। कुछ अनएजुकेटेड होते हैं जिनको नहीं पता होता बीमारियों के बारे में। एक तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इंशाल्लाह लोगों में ये एजुकेशन पहुंचेगी। दूसरे ऑब्वियसली कुछ बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, खुद से बता नहीं पाते या खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते या ज़ईफ़ हैं, उन मरीज़ों के अंदर चांसेस ऑफ यूटीआई वेरी हाई होते हैं। तो उनके अंदर आपने डॉक्टर के साथ रूटीन में फॉलोअप के ऊपर रहना है। उसके अंदर आपने इंतज़ार नहीं करना कि बीमारी जौन सी है वो अपना जोर पकड़ेगी। एक मरीज़ है, ज़ईफ़ है, घर पे हैं, बिस्तर के ऊपर हैं और पेशाब की नाली लगी हुई है, डायबिटिक हैं, तो रूटीन फॉलोअप जौन से आपके हैं और डॉक्टर के साथ वो होने चाहिए, ताकि बजाय इसके कि एक चीज़ शुरू हो के और फिर उसको ट्रीट किया जाए, पहले ही उसको प्रिवेंट किया जाए, पहले ही उसको रोका जाए। तो उनके तो फॉलोअप विजिट्स होने ही चाहिए डॉक्टर के साथ, रूटीन टेस्ट होने चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल में आने से पहले ही प्रिवेंशन कर ली जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसमें अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो उसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इनिशियल रेमेडीज़ वो घर में ज़रूर ट्राई कर सकता है, पानी ज़्यादा पी सकता है, नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकता है, क्रैनबेरी जूस अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो कि हेल्प आउट करते हैं यूटीआई को प्रिवेंट करने में, सूद करने में, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर उनके साथ उनके सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रहे तो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर यूटीआई की वजह से आपको दर्द है तो कम से कम पेन किलर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि पेन किलर जौन सा उसने सिर्फ आपकी दर्द को दूर करना है, उसने आपकी इन्फेक्शन को दूर नहीं करना। तो अगर आप पेन किलर लेके दर्द से तो आराम में आ जाएंगे,
लेकिन आपका इन्फेक्शन बद से बदतर होता जाएगा। तो इन्फेक्शन से यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है इससे आपको एलर्जी वगैरह भी हो सकती है? नहीं, एलर्जी तो ऐसा सच नहीं, लेकिन हाँ जी आप ये कह सकते हैं कि शायद उसके ट्रीटमेंट के लिए को आप दवाई इस्तेमाल करें तो शायद वो आपको एलर्जी कर सके, लेकिन यूटीआई एलर्जी नहीं है, ऐसा सच नहीं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यूटीआई की तशखीस के लिए कौन से टेस्ट जो होते हैं वो तजवीज़ किए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और ये इनकी कॉस्ट क्या होती है? यूटीआई की तशखीस के लिए आपका डॉक्टर हो सकता है कि आपसे अल्ट्रासाउंड केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर करवाने का कहे, पेशाब का टेस्ट करवाने का कहे, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, अल्ट्रासाउंड और पेशाब के टेस्ट और खून के टेस्ट हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें, कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी हालत है, किस स्टेज पे प्रेजेंट की है और किन टेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, अगर एक पेशेंट स्टार्ट में चला जाता है तो फिर उसको कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ेंगे? इनिशियली अगर एक पेशेंट चला जाता है और वो लगता है डॉक्टर को कि अनकॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस नहीं है जी। तो हो सकता है कि वो सिर्फ यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर करवाए। सही। लेकिन अगर उसके अंदर यूटीआई जौन सा है वो कॉम्प्लिकेटेड उसको लगता है और रिकरेंट लगता है तो हो सकता है कि फिर वो अल्ट्रासाउंड और बाकी के टेस्ट भी तजवीज़ करें या करवाना बेहतर समझे। लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे और किस वक्त प्रेजेंट किया डॉक्टर के पास और पेशेंट की अपनी हालत कैसी है। अच्छा, यूटीआई का बार बार इन्फेक्शन गुर्दों पर किस तरह इफ़ेक्टिव होता है और ये किस स्टेज तक लेकर जा सकता है हमारे मतलब किडनीज़ को और हमारी हेल्थ को? लेकिन जब भी इन्फेक्शन होता है किसी जगह के ऊपर तो वो उस जगह पे स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे भी स्कारिंग होती है उस चीज़ का फंक्शन जो सा है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। तो गुर्दों का अगर बार बार इन्फेक्शन यूटीआई की शक्ल में अगर गुर्दों का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपकी जो किडनीज हैं उनका फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाएगा और रिकरेंट इन्फेक्शन जो सा है वो आपको इस हद तक भी लेके जा सकता है किडनी फेलियर में। हाँ, तो अगर पेशेंट डायबिटिक है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इन सूरत हाल के अंदर पेशेंट के इन्फेक्शन को आप लाइट नहीं ले सकते। सही। तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं हमारे गांव देहात में इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत कम है। तो अगर इस तरह के केसेस हमारे गांव में देहातों में निकलें तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए? उनको कैसे अवेयर किया जाए कि ये चीज़ ख़तरनाक है, आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? किस तरह से हम उनको इस लाइन में लेकर आ सकते हैं? देखिए उसके अंदर ये है कि अब तो गांव के अंदर भी हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनके अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो मरीज़ को तो सिर्फ ये करना है कि जल्द अज जल्द डॉक्टर तक पहुंचना। सिर्फ हमने मरीज़ को ये अवेयरनेस देनी है कि इन मसाइल के साथ आपने घर पे नहीं रहना, आपने डॉक्टर को मिलना है, डॉक्टर से अपने टेस्ट अगर वो कहते हैं तो उनको करा के दिखाना है, जो वो दवाई तजवीज़ करते हैं उसको मुकम्मल तरीके से पूरा करना है। डॉक्टर दवाई तजवीज़ करता है, मरीज़ लेना शुरू करता है, एक दो दिन लेने के बाद उसको लगता है कि उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं और वो लेना फिर छोड़ देता है। बाकी चैनल्स अब घर घर में टीवी है तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा तरीका है लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने का, चैनल्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू। बिल्कुल। और जगह जगह पे अब हेल्प मौजूद है BHUs की शक्ल में, RHC की शक्ल में, THQs, DHQs हम लोग अवेलेबल हैं बिल्कुल पेशेंट के पास खिदमत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो यूटीआई में मुब्तला हो जाती है, ये बीमारी उसके लिए किस हद तक ख़तरनाक है और इसका अगर इलाज स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसका इलाज का दौरानिया क्या होता है?
کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں علاج کا دورانیہ جو سا ہے وہ تو انفیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں سبسائڈ ہوگی یا کتنی دیر میں سیٹل ہو گئی ہے. صحیح. لیکن پریگننٹ لیڈیز اگر پریزنٹ کرتی ہیں یو ٹی آئی کے ساتھ تو ان کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ پریگننٹ لیڈیز کے اندر انفیکشن کے کڈنیز تک پہنچنے میں اور کڈنیز کو ڈیمیج کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پریگننٹ لیڈی اگر آپ کے پاس یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے ساتھ پریزنٹ کی ہے تو ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا اور ان کو پراپرلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ماں اور بچے دونوں کی زندگی محفوظ رہے. اچھا، کیا اس کے بچے کے اوپر بھی افیکٹو ہوتے ہیں؟ بچہ بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ انفیکشن جو ہے اس کے جرمز یہ کہہ لیں کہ انجیکٹ ہو سکتے ہیں، مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اس کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن جو دوائیاں ٹریٹمنٹ میں استعمال کی جا رہی ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی نہ ہو کہ وہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں کوئی برا اثر رکھیں. لیکن انفیکشن کا بچے کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی نیگیٹو ایفیکٹ وہ اس کے کم چانسز ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام میرا یہی ہے کہ آج کل رمضان ہے، روزے اللہ پاک رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں، اپنا ہائیڈریشن لیول جو سا ہے وہ اچھا رکھیں. دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی استعمال کریں، لیمن جوس کا استعمال کریں، کرین بیری جوس کا استعمال کریں اور پیشاب کو روک کے نہ رکھیں. جب بھی پیشاب کی حاجت محسوس کریں اسی وقت جا کے کوشش کریں کہ مثانہ خالی کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کوئی بھی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر جو بھی دوائی تجویز کرے جتنے عرصے کے لیے تجویز کرے وہ عرصہ مکمل کیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ دوائی شروع کریں، آپ کے سمٹمز جون سے ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہوں اور آپ دوائی چھوڑ دیں. اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج ڈاکٹر صاحب سے یو ٹی آئی کے بارے میں جانا، بڑی ہم لوگوں نے تفصیل سے اس پہ بات چیت کی. تو یہ ایک نارمل سی عام سی بیماری نہیں ہے، اس کو لائٹ لینا ضروری نہیں ہے. اس کی سٹیجز ہوتی ہیں، یہ بہت خطرناک آپ کی زندگی کے لیے ثابت ہو سکتی ہے. تو کائنڈلی آپ گھریلو ٹوٹکے چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کے سمٹمز پائے جاتے ہیں تو کائنڈلی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بچا سکیں. اپنی لاپرواہی یا پھر اپنی یہ کہہ لیں کہ گھریلو ٹوٹکوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو آدھا نہ کریں. تو تب تک کے لیے اب نیکسٹ ٹائم پھر سے میں حاضر ہوں گی ایک نئی ڈیسیز نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.